नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या कभी आपने कोई ऐसा बड़ा भाई या बहन देखा है जो हमेशा आपको पढ़ने की सलाह देते रहते हों, जो किताबों को अपनी जिंदगी मानते हों और खेल कूद को सबसे बड़ा दुश्मन? आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की ऐसी ही एक हास्य और सीख से भरी हुई कहानी, बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं। उनकी इस रचना को समझने के लिए मेरा छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कोई साथी मिल गया तो पूछता कि क्या 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं। कभी फाटक पर वार उसके आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे यह अपराध स्वीकार है, और भाई साहब इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोज से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थू खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी थे तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझको कभी वहाँ जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। फिर भी एक ही दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम ऐसे खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। इससे अच्छा घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी बातें कहते कि ऐसे ऐसे सुक्ति बांध चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान करके मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता कि क्यों न मैं घर चला जाऊं। जो काम मेरे बुत्ते के बाहर है उसे हाथ डालकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था। घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल छट जाते, और फिर मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना,
6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 बजे तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी और 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। अगले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव घात, सब मुझे अज्ञात रूप से उसी ओर खींच ले जाते और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। यह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी को याद न रहती। खैर, सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में तो आया कि भाई साहब को आड़े हाथे लूं, लेकिन आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके पास जाकर उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, मुझे अब अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा। आजादी से मैं खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। भाई साहब ने इसे भांप लिया और उनकी सहस्त्र बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना और चीज है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई एक चिल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो चाहे कुकर्म करे, पर अभिमान ना करे। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे भी यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर कोई सच्चा भक्त नहीं। अंत में यही हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया। साहिरुम ने भी एक बार अहंकार किया था। भीख मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। अब तो तुम बढ़ चुके आगे। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, लेकिन कोई उससे सफल खिलाड़ी नहीं बन जाता। सफल खिलाड़ी वही है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल हो जाने पर न जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। यह अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी को गुजरे हैं और कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और नंबर गायब। ज्योमेट्री की तो बस खुदा ही पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी मुंहताहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल रोटी भात खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। यह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा तो 2 आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे भला क्या प्रयोजन। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर से स्नेह होने लगता है।
उसके कारोबार में उन्नति होने लगती है। जरा जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? यह बात एक ही वाक्य में कही जा सके, उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दें और अपनी राह ले, मगर नहीं, 4-4 पन्ने रंगने पड़ते। संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 2-4 पन्नों से कम ना हो। संक्षेप में 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़ाए और धीरे धीरे। उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे तो लाला ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था और ईश्वर न जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तहान हुआ। कुछ ऐसा संयोग कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मैंने बहुत मेहनत ना की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर उधर, भोर से उधर 6 से 9:30 बजे तक। स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के मन में यह कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। अब कि भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैंने उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया। कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया और मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट चढ़ता था। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि मैं उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहासा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लगी और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जहाँ कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कोई लिहाज नहीं रहा कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलसियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन यह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझसे कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है।
मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यह हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो भी जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसीलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में जिस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए हैं, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बात चाहे उन्हें मालूम ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे तुमसे ज्यादा है। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न समझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का काम कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना हम और तुम आज खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें हम सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA है कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथों में लिया है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान यह दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। फिर मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। भाई साहब के इस थप्पड़ को देखकर और उनकी इस नई युक्ति संगत बातों से मैं नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बाल कनकाए उड़ान को मना नहीं करता। मेरा भी जी ललचता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे ही सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई साहित्यिक यात्रा पर। तब तक के लिए धन्यवाद।